Assalamu alaikum, my name is Rabia and today we discuss our next topic light dependent reaction। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। जैसे कल मैंने ये आपको डायग्राम पढ़ाई थी, ठीक है, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, और साथ ही इसमें जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, एट अ टाइम मतलब फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन भी हो रहा होता है और डार्क रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो आज हमने इन डिटेल में जो है वो पढ़ना है लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये थैलाकॉइड होता है। ठीक है, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं और उन पिगमेंट्स को हम कहते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो उसका यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन है। ठीक है, तो आज हमने डिटेल में पढ़ना है लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये फर्दर आगे टू पार्ट्स हैं इसके, मतलब दो इसकी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड सेकेंड वन इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो आज हमने जो डिटेल में टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब दरअसल मैंने आपको बताया था कि थैलाकॉइड जो होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के मतलब यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है और वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे ये क्लोरोफिल है। तो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जो क्लस्टर्स होते हैं, ये जो इनका गुच्छा होता है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं इसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल हमने देखना है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम को। तो ये हमारे पास यहाँ पे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है इसके अंदर दो तरह के फोटोसिस्टम है, एक होता है फोटोसिस्टम 2 और एक होता है फोटोसिस्टम 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जैसे हमारे पास फोटोसिस्टम 2 है। ठीक है, ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, मतलब पिगमेंट्स का ये जो क्लस्टर होता है इसे हम कहते हैं कि ये फोटोसिस्टम है। अब ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये क्या करता है, ये सनलाइट, यहाँ पे क्या आना है सनलाइट, ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से जब सनलाइट इस फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे जो पिगमेंट्स हैं ये इस तरह इसको आगे आगे पास करते हैं, और जब ये यहाँ पे आके पहुँचती है रिएक्शन सेंटर के पास, तो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होने के बाद ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ से गुजरेंगे। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है इसके अंदर एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इनको क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सनलाइट है इस सनलाइट को ये फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, इसको आगे आगे पास करते हुए जब ये रिएक्शन सेंटर के पास भेजता है तो रिएक्शन सेंटर के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होते हैं और रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके पास जाते हैं। ठीक है, अब जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन सेंटर था यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निकल गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अब स्पेस जो है वो खाली रह गई है। तो इसने यहाँ पे स्पेस को फिल करने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस आते हैं, यहाँ पे ये हाफ ऑक्सीजन आनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, ये जो स्पेस यहाँ पे खाली हुई थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे स्पेस को फिल कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ बाकी मैं इसका आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ होता है हाइड्रोजन आयंस का, और ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तो मैंने आपको सिंपल सा अभी इतना बताया कि सनलाइट जो है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है। फोटोसिस्टम 2 के ऊपर जब ये लाइट पड़ती है तो यहाँ से ये मूव करती है, जब रिएक्शन सेंटर के पास जाती है तो रिएक्शन सेंटर में से इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस रह जाती है, और इस स्पेस को कौन फिल कर रहा है, ये जो वाटर जब ब्रेक हुआ है, वाटर की हाइड्रोलाइसिस हुई है, आपको पता है हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो जब वाटर की हाइड्रोलाइसिस होती है, पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, तो इसके टूटने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे रिएक्शन सेंटर से यहाँ पे जो स्पेस खाली हुई थी उस स्पेस को फिल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये सारा हो गया। अब मैंने आपको बताया था रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आते हैं। ये जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचते हैं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर एक आपके पास यहाँ पे है प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, यहाँ पे है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और दूसरा यहाँ पे थर्ड पे आता है प्लास्टोसायनिन।
अब यहाँ पे दरअसल होना क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ये हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरते हैं तो यहाँ पे ये बनाते हैं ATP, मतलब एनर्जी बनती है। आपको पता है ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरेंगे तो ये क्या करते हैं, जब ये प्लास्टोक्यूनिन के पास जाते हैं, उसके बाद जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं और वहाँ से जब ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं तो ये हाई जो हमारे पास एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। यहाँ से मतलब इसको यूज़ करते हुए आपको मैंने बताया था, हमने जब पढ़ा था, मैंने आपको कल इसका इंट्रोडक्शन तो बताया ही था, मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक हमारे पास बनेगा ATP और दूसरा हमारे पास बनता है NADPH। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये जो ATP है, ये ATP हमने यहाँ पे सिंथेसाइज कर ली है, ये ATP यहाँ पे जनरेट हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास रह गया NADPH, एक चीज़ हमने बना ली। अब ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजर रहे हैं तो ये ATP बना रहे हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आ जाते हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास जाते हैं। यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे ये आगे आगे पास होगी, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के पास आगे जाएगी तो ये आएगी, जैसे सेम यहाँ पे था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन सेंटर, तो यहाँ पे भी रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं और वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे भी क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसके पास था प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन था। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके पास क्या है, FD फेराडॉक्सिन, और यहाँ पे क्या है, NAD+ रिडक्टेज, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दरअसल जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये रिलीज हुए थे, मतलब यहाँ से एक्साइट होकर जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए थे और उन्होंने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारना है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, फेराडॉक्सिन के पास, ठीक है। फेराडॉक्सिन से ये आगे पास हो जाएंगे किसके पास, NAD+ रिडक्टेज के पास। अब जब यहाँ पे NAD+ रिडक्टेज जो है, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये इसका काम क्या है, ये एक एंजाइम है, इसका काम होता है NAD+ जो है इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस को प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना, ताकि ये जो NAD+ है ये आगे कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, NADPH के अंदर। तो दरअसल हमारे पास ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था जिसके अंदर लाइट यूज़ हो रही थी, इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें जनरेट हो रही थी। एक मैंने आपको बताया था इसमें बनेगी ATP, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें बनेगी NADPH। तो ये देखिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी है ये। इसमें मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ सारा काम है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सबसे पहले ये ATP बनवाएंगे और उसके बाद एट द एंड ये क्या बनवाएंगे, NADPH बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये नॉन साइक्लिक मतलब हो सकता है और दूसरा ये साइक्लिक भी होता है। तो यहाँ पे हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन से देखा है ATP किस तरह से बनती है और दूसरा NADPH जो है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी एक छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट जो है मैंने कल आपको पढ़ाना है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, वो भी बहुत ईजी है। अब आपने करना क्या है बच्चे, आप लोगों ने एक असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जी स्कीम भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आपने क्या करना है, यही जो स्टेप मैंने आपको बताया 1 बाय 1, इन्हीं को इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है। आपने उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, आपने सामने इस डायग्राम को रखना है। आप जब इस डायग्राम को देखेंगे, इसके स्टेप्स देखेंगे और आप वो स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सॉरी पढ़ेंगे, तो आपको ये खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। आपने कल एक असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, आपने वो जो पॉइंट्स हैं और इस डायग्राम को कल 2 दफ़ा, इस डायग्राम को आपने 2 दफ़ा बनाना है और उन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से रीड करना है और आपको ये टॉपिक जो है उसे मतलब क्लियर हो जाएगा। और ये आपकी असाइनमेंट एक छोटी सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।